कहानी की शुरुआत 3 अधेड़ उम्र के दोस्तों से होती है जो हर साल की तरह इस बार भी एक रेस्टोरेंट में अपनी एनुअल गैदरिंग के लिए मिलते हैं। शराब पीते हुए तीनों अपने जवानी के रोमांचक दिनों को याद कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की नजर पास बैठी कुछ गुंडों की टोली पर पड़ जाती है। सिर्फ देखने भर से गुंडे भड़क जाते हैं और उसकी तरफ एक बाल्टी फेंक देते हैं। इतने सालों से शांत पड़ा उसका पुराना लड़ाकू स्वभाव अचानक जाग उठता है और कुछ ही पलों में वह कई गुंडों को अकेले जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है तब उसे पता चलता है कि किम पहले ही वहां से गायब हो चुका है, क्योंकि अब वह किसी भी तरह की परेशानी में पड़ने से डरता है। किम अब वह निडर आदमी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी बेटी मिंजी को अकेले पाला था। मिंजी अब हाई स्कूल के दूसरे साल में पढ़ती है, जबकि किम एक साधारण बैंक कर्मचारी बनकर हर दिन घर और ऑफिस के बीच अपनी जिंदगी गुजारता है। वह बहस से बचता है, लड़ाई नहीं करता और सिर्फ शांति से जीना चाहता है, मगर परेशानी बार बार उसका पीछा करती रहती है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े एक गुंडे की फेंकी हुई सिगरेट किम से टकरा जाती है। किम उस आदमी के शरीर पर बने टैटू और उसके खतरनाक हाव भाव देखता है, इसलिए सिर झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। मगर बात वहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वही गुंडा अपनी कार से किम को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही किम उठता है वह बिना किसी वजह के उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने खड़ा आदमी बहुत कमजोर है। इतना सब होने के बाद भी किम पलटकर जवाब नहीं देता। वह चुपचाप अपमान सहता है और ऐसे घर लौटता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर वह खाना बनाता है और मिंजी को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन मिंजी इन दिनों अपनी बगावती उम्र से गुजर रही होती है और पिता की लगभग हर कोशिश को ठुकरा देती है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर उनके बीच बातचीत लगभग खत्म हो चुकी होती है। किम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह स्कूल में हर दिन एक डरावनी जिंदगी जी रही है। हियरी नाम की लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लगभग रोज मिंजी को परेशान करती है। वे उसके कपड़ों से बूढ़े आदमी जैसी बदबू आने की बात कहती हैं, उसकी मां न होने का मजाक उड़ाती हैं और जानबूझकर उसकी किताबें और सामान पूरी क्लास में फैला देती हैं। मिंजी कभी कभी अपना बचाव करने की कोशिश करती है, मगर हर बार उसकी छोटी सी हिम्मत के जवाब में उसे और ज्यादा अपमानित किया जाता है। मिंजी का जन्मदिन करीब आ रहा होता है और किम को अपने अपार्टमेंट के बाहर हुआ हमला याद आने लगता है। उसे डर होता है कि कहीं एक दिन उसकी बेटी का सामना भी किसी खतरनाक इंसान से न हो जाए। शुरुआत में वह उसे सेल्फ डिफेंस की कोई चीज गिफ्ट करने के बारे में सोचता है, मगर बैंक में काम करने वाली उसकी सहकर्मी सांग उसे समझाती है कि एक किशोर लड़की को शायद कोई फैशनेबल कपड़ा ज्यादा पसंद आएगा। उसकी सलाह मानकर किम 5 लाख कोरियन वॉन का एक महंगा टॉप खरीद लेता है। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर भी वह टॉप घर लाकर बहुत संभाल कर एक दराज में छिपा देता है। इसके बाद किम लॉन्ड्री रूम में जाता है और मिंजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंजी ठंडे स्वर में कहती है कि अब से दोनों अपने कपड़े अलग अलग धोएंगे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके कपड़ों में किसी बूढ़े आदमी की बदबू आए। यह बात किम के दिल में गहराई तक चुभती है, मगर वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। असल में मिंजी अपने पिता से नफरत नहीं करती। स्कूल में हर दिन मिलने वाले दर्द और गुस्से को बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई और जगह नहीं होती, इसलिए वह सब कुछ उसी इंसान पर निकालती है जिसके बारे में उसे यकीन है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगली सुबह किम यह देखकर हैरान रह जाता है कि रसोई में पड़े सारे गंदे बर्तन मिंजी ने धो दिए हैं। ये बहुत छोटी सी बात होती है, मगर उसे पिछली रात के शब्दों का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में मिंजी स्पोर्ट्स क्लास के लिए तैयार होने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हियरी और उसकी सहेलियों ने उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दी है। मजबूरी में वह अपनी सामान्य स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जिम की तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात नाम से होती है, जिसे वह मन ही मन पसंद करती है। पूरी बात सुनने के बाद नाम अपनी स्पोर्ट्स जैकेट उसे दे देता है। इतनी छोटी सी मदद भी मिंजी के दिल में खुशी की लहर पैदा कर देती है। बदकिस्मती से हियरी यह सब देख लेती है। वह खुद भी नाम को पसंद करती है और पहले ही तय कर चुकी होती है कि नाम पर सिर्फ उसी का अधिकार है। उसे मिंजी की मदद करते देखकर उसके अंदर की जलन और बढ़ जाती है। इसी दौरान किम अपने 2 पुराने दोस्तों जियोंग और मास्टर हान के साथ सालाना मुलाकात पर पहुंचता है। तीनों कभी अपनी जवानी में बेहद खतरनाक और प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, मगर अब बाहर से साधारण अधेड़ पुरुष दिखाई देते हैं। फिर भी जब वे साथ बैठते हैं तो पुरानी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जियोंग गर्व से अपनी टी शर्ट पर छपी बेटी की तस्वीर दिखाता है। तभी पास वाली टेबल पर बैठे कुछ गुंडे रेस्टोरेंट के मालिक पर हमला करने लगते हैं। जियोंग का खून खौल उठता है और वह बीच में जाना चाहता है, मगर किम और मास्टर हान उसे खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं। गुंडे फिर भी उन्हें शांति से जाने नहीं देते और गर्म चाय का पूरा बर्तन जियोंग पर उड़ेल देते हैं। बड़ी मुश्किल से वह अपना गुस्सा काबू करता है और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी एक गुंडे की नजर उसकी टी शर्ट पर छपी बेटी की तस्वीर पर पड़ती है और वह उसके बारे में बेहद गंदी बात कह देता है। वह एक वाक्य जियोंग का बचा हुआ धैर्य भी खत्म कर देता है। जियोंग अकेला ही गुंडों के बीच घुस जाता है और उन्हें तब तक मारता है जब तक वे खड़े रहने लायक नहीं बचते। मास्टर हान किम से पूछता है कि क्या उन्हें जियोंग की मदद करनी चाहिए, मगर किम कुछ न देखने का नाटक करता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। आखिर में पुलिस पहुंचती है और पूरी तरह बेकाबू हो चुके जियोंग को रोकने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल करती है। स्कूल में मिंजी नाम को उसकी जैकेट वापस करती है। दोनों मुस्कुराते हुए थोड़ी देर बात करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि हियरी एक बार फिर उन्हें देख रही है। स्कूल खत्म होने के बाद हियरी मिंजी को घसीटकर एक स्टोरेज रूम
रूम में ले जाती है और आते ही उसे 2 थप्पड़ मारती है। मिंजी घबराकर बताती है कि वह सिर्फ जैकेट लौटाने गई थी क्योंकि किसी ने उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दी थी। हिएरी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वह मिंजी को लात मारकर नीचे गिराती है और कहती है कि उसे गुस्सा नाम की वजह से नहीं बल्कि मिंजी के शरीर से आने वाली गंदी बदबू की वजह से है। इसके बाद वह उसकी मरी हुई माँ का मजाक उड़ाती है। मिंजी की माँ उसकी डिलीवरी के समय मर गई थी और यही बात उसके दिल का सबसे गहरा घाव थी। जैसे ही हिएरी उसकी माँ का अपमान करती है, मिंजी का धैर्य टूट जाता है। वह हिएरी पर झपटती है, उसे जमीन पर गिराती है और लगातार मुक्के मारने लगती है। कुछ देर बाद किम को स्कूल से फोन आता है। टीचर बार बार चेतावनी देते हैं कि हिएरी का पिता चेयरमैन जो एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन ग्रुप का मालिक है। वे बताते हैं कि मामला बिगड़ गया तो स्कूल का कोई भी व्यक्ति परिणाम संभाल नहीं पाएगा। किम स्कूल पहुंचता है तो मिंजी रोते हुए बताती है कि हिएरी उसे बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी और आज पहली बार उसने जवाब दिया है। उसे उम्मीद होती है कि कम से कम अब उसका पिता उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन किम कोई सफाई नहीं देता। वह हिएरी के माता पिता के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, सिर झुकाकर माफी मांगता है और उनसे दया की भीख मांगता है। वह कहता है कि दोनों ही बेटियों के माता पिता हैं, इसलिए उसे एक मौका दे दें। साथ ही वह वादा करता है कि मिंजी को तुरंत किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। चेयरमैन जो नकली उदारता दिखाते हुए कहता है कि क्योंकि मिंजी बिना माँ के बड़ी हुई है इसलिए वह इस बार उसे माफ कर देगा। लेकिन किम और मिंजी के जाने के बाद चेयरमैन जो अपने लोगों को किम की पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। जब उसे पता चलता है कि किम सिर्फ एक साधारण बैंक कर्मचारी बताया जा रहा है तो उसके चेहरे पर तिरस्कार आ जाता है। वह प्रिंसिपल को भी चेतावनी देता है कि उसकी बेटी के साथ दोबारा कुछ नहीं होना चाहिए। मिंजी पूरी तरह टूट जाती है। उसके पास परिवार के नाम पर सिर्फ पिता ही बचा है, मगर उसी पिता ने उन लोगों के सामने घुटने टेक दिए जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उसे लगता है जैसे किम ने सिर्फ हिएरी के परिवार के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सिर झुका दिया हो। वह कहती है कि आज रात अपनी एक क्लासमेट के घर रहेगी और अकेली चली जाती है। रास्ते में उसे नाम का संदेश मिलता है जिसमें रात को स्कूल के पीछे मिलने के लिए कहा गया होता है। उसी समय किम अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वह उससे बात करते हुए स्वीकार करता है कि पिछले कई साल कितने मुश्किल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि अपनी बेटी से कैसे बात करे और उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसका भरोसा कैसे न तोड़े। रात आधी होने तक उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह मिंजी को फोन करता है, मगर उसका फोन बंद होता है। अगली सुबह तक फोन बंद रहने पर किम उस क्लासमेट को फोन करता है जिसके घर मिंजी ने जाने की बात कही थी। लड़की बताती है कि मिंजी उसके घर आई ही नहीं। किम के अंदर एक भयानक डर पैदा हो जाता है। वह तुरंत स्कूल पहुंचता है और पता चलता है कि मिंजी आज क्लास में भी नहीं आई। तभी उसके सामने नाम आता है जिसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। नाम बताता है कि कुछ गुंडों ने उस पर हमला करके उसका फोन छीन लिया था और उसी फोन से मिंजी को स्कूल के पीछे बुलाने वाला संदेश भेजा गया था। किम बिना समय गंवाए उस जगह पहुंचता है। वहां उसे जमीन पर खून का बड़ा निशान और एक हेयर टाई मिलती है। वह पहचान जाता है कि यही हेयर टाई उसने पिछले दिन हिएरी के सिर पर देखी थी। कुछ ही देर में हिएरी एक युवा गुंडे के 7 सबूत मिटाने के लिए वहां लौटती है। किम उस हेयर टाई को उठाकर सख्त आवाज में पूछता है कि मिंजी कहाँ है। उसकी बात सुनकर गुंडा चिढ़ जाता है और बिना कुछ सोचे उस पर मुक्का चला देता है, लेकिन किम बहुत आसानी से उसके वार से बच जाता है। किम की नजर अब भी हिएरी पर टिकी रहती है और वह दोबारा वही सवाल पूछता है। अपनी बेइज्जती से भड़का गुंडा शर्ट उतारकर पूरे शरीर पर बने टैटू दिखाता है। शुरुआत में दोनों उसे वही कमजोर आदमी समझते हैं जो एक दिन पहले हिएरी के पिता के सामने घुटनों पर बैठ गया था। गुंडा आगे बढ़कर किम के कपड़े पकड़ लेता है और हमला करने की कोशिश में उसकी शर्ट फाड़ देता है। शर्ट फटते ही किम के पूरे शरीर पर मौजूद अनगिनत पुराने घाव और गोली के निशान दिखाई देने लगते हैं। उन निशानों को देखकर हिएरी और वह गुंडा दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब साफ हो जाता है कि उनके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण बैंक कर्मचारी नहीं है। अगले ही पल किम अपना असली रूप दिखाता है। वह गुंडे को पकड़कर इतनी बेरहमी से मारता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी हालत खराब हो जाती है। किम उसे मारने से बस कुछ पल दूर होता है और बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है। किम इतना खतरनाक इंसान कैसे बना, ये समझने के लिए कहानी हमें साल 2008 में ले जाती है। उस समय नॉर्थ कोरिया का एक बेहद ताकतवर और कट्टर मंत्री कई साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंटों को निशाना बना रहा था। उसे खत्म करने के लिए साउथ कोरियन इंटेलिजेंस किम को एक ऐसे मिशन पर भेजती है जिसमें जिंदा वापस लौटने की उम्मीद लगभग नहीं थी। यही पता चलता है कि किम असल में नॉर्थ कोरिया का रहने वाला था और वहाँ एक एलीट ऑफिसर के रूप में काम करता था। किम मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है और एक बड़े विस्फोट में उस मंत्री को मार देता है। दुनिया को यही लगता है कि उस धमाके में किम भी मारा गया। खबरों में उसे ऐसा नॉर्थ कोरियन अधिकारी बताया जाता है जिसे विदेशी ताकतों ने भ्रष्ट कर दिया और जिसने अपने देश के एक देशभक्त नेता की हत्या करके गद्दारी की, लेकिन असल में किम उस विस्फोट से बच गया था। मिशन पूरा करते ही वह तुरंत साउथ कोरिया के एक अस्पताल पहुंचता है जहां उसकी पत्नी उनकी बेटी मिंजी को जन्म दे रही होती है। यही पता चलता है कि किम ने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था क्योंकि वह पहले ही परिवार बसा चुका था और अपनी पुरानी हिंसक जिंदगी से हमेशा के लिए निकलना चाहता था। मगर उसी दिन उसकी जिंदगी पर सबसे बड़ा दुख टूट पड़ता है। मिंजी को जन्म देते समय उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। मरने से पहले वह मिंजी को किम की जिम्मेदारी में सौंपती है और उससे अपनी पुरानी हिंसक जिंदगी हमेशा के लिए भूल जाने की विनती करती है। वह चाहती है कि उस पल के बाद किम सिर्फ उनकी बेटी का पिता बनकर जिए। किम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता है, मगर साउथ कोरियन अधिकारियों ने पहले यह मिशन आखिरी होने की बात कही थी। फिर भी वे बाद में उसे और ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
आखिरकार किम उनके सामने ऐसी गोपनीय जानकारी उजागर करने की धमकी देता है जिससे देश के राष्ट्रपति तक खतरे में पड़ सकते थे। मजबूर होकर अधिकारी उसे आजादी दे देते हैं। इसके बाद किम एक साधारण साउथ कोरियन नागरिक की तरह जीवन शुरू करता है। वह इतना शांत और सामान्य बनकर रहता है कि कोई उसके अतीत पर शक भी नहीं कर सकता। किम अपनी पूरी जिंदगी अकेले मिंजी को पालने में लगा देता है। पत्नी के बिना बेटी की देखभाल करना उसके लिए बेहद मुश्किल था, मगर हर परेशानी उस समय छोटी लगने लगती थी जब मिंजी उसकी तरफ देखकर उसे पापा कहती थी। फिर भी उसकी आजादी की एक शर्त थी, साउथ कोरियन इंटेलिजेंस उस पर लगातार नजर रखेगी और जिस दिन उसने अपनी असली काबिलियत दुनिया के सामने दिखाई उसी दिन उसकी शांत जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से किम ने सालों तक अपमान, मारपीट और बेइज्जती सहकर भी जवाब नहीं दिया। लेकिन अब उसकी इकलौती बेटी गायब थी। इतने सालों से निभाए हर नियम का कोई मतलब नहीं बचा था। किम धीरे से सिर उठाता है और उसकी आंखों से कमजोरी का आखिरी निशान भी गायब हो जाता है। अगले ही पल वह गुंडे को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसका पूरा चेहरा खून से भर जाता है। वह उसका गला पकड़कर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में मिंजी के बारे में पूछता है। अब ह्ये और गुंडा दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। जान बचाने के लिए वह लड़का पिछली रात की पूरी सच्चाई बता देता है। किम के घुटनों पर बैठकर माफी मांगने और मिंजी को दूसरे स्कूल में भेजने का वादा करने के बाद भी ह्ये शांत नहीं हुई थी। उसे लगा कि मिंजी का पलटकर लड़ना उसके अधिकार के खिलाफ खुली चुनौती थी, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। ह्ये के आदेश पर गुंडों ने पहले नाम को अगवा करके पीटा और उसका फोन छीन लिया। फिर उसी फोन से मिंजी को स्कूल के पीछे बुलाया गया। मिंजी को लगा कि नाम उससे मिलना चाहता है, इसलिए वह अकेली वहां पहुंच गई। मगर वहां ह्ये, उसकी 2 सहेलियां और कई युवा अपराधी उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार मिंजी ने शांत रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने पिता की तरह दबकर नहीं रहेगी और जवाब में लड़ने लगी। उसने ह्ये को जमीन पर गिराकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। अपमान से पागल हो चुकी ह्ये ने जमीन से ईंट उठाई और मिंजी के सिर पर मार दी। मिंजी तुरंत नीचे गिर गई और जमीन पर खून फैलने लगा। वहां मौजूद कुछ छात्र घबरा गए और एक ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन गुंडों को डर था कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए उन्होंने सबके फोन छीन लिए। इसके बाद उन्होंने गोल्ड टूथ गैंग के वो नाम के अपराधी को फोन किया और मिंजी की उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे। ह्ये ने खुलेआम बताया कि उसका पिता चेयरमैन जो है और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही गोल्ड टूथ को चेयरमैन जो का नाम सुनाई दिया, वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और वू को काम स्वीकार करने का आदेश दे दिया। उसके आदमी आए, मिंजी को कार की डिक्की में डाला और वहां से ले गए। सफर के दौरान गोल्ड टूथ ने चुपके से अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने चालाकी से ह्ये से कहलवा लिया कि ईंट उसी ने मारी थी ताकि बाद में इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल चेयरमैन जो के खिलाफ कर सके। पूरी बात सुनते ही किम घर लौटा है। वह एक छिपी हुई अलमारी के सबसे गहरे हिस्से को खोलता है और वर्षों से बंद पड़ा कॉम्बैट इक्विपमेंट बैग बाहर निकालता है। कुछ ही देर में वह डरावनी शांति के साथ गोल्ड टूथ गैंग की इमारत पर पहुंच जाता है। जो भी अपराधी उसके सामने आता है वह उसे बिना रुके गिराता चला जाता है। एक कमरे में उसे एक ब्लैक मार्केट डॉक्टर दिखाई देता है जो एक जवान कैद लड़की के अंग निकालने की तैयारी कर रहा होता है। किम जमीन से कुल्हाड़ी उठाकर इतनी सटीकता से फेंकता है कि ऑपरेशन तुरंत रुक जाता है। दूसरी तरफ वू और बाकी अपराधी शोर सुनकर भागने की कोशिश करते हैं। वो खिड़की से कूदता है मगर सीधे उस लगभग अदृश्य धारदार तार के जाल में फंस जाता है जिसे किम पहले ही तैयार कर चुका था। किम उसे पकड़ता है और बार बार उसका सिर पानी के अंदर दबाकर मिंजी की जगह पूछता है। वो घमंड में उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके मुक्के किसी कमजोर औरत जैसे हैं। किम बिना कुछ कहे जेब से एक सिक्का निकालता है और उंगलियों के बीच उसे कुचल देता है। इसके बाद वह बैग से बंदूक निकालकर वू की जांघ में गोली मारता है। वह शांत स्वर में बताता है कि वो अभी सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि किम अभी मानना चाहता है कि मिंजी जिंदा हो सकती है। उसी समय वू के फोन पर गोल्ड टूथ का संदेश आता है। किम फोन छीनकर वॉइस कॉल करने की कोशिश करता है मगर गोल्ड टूथ तुरंत शक कर लेता है क्योंकि वू ने कभी खुद से उसे कॉल नहीं किया था। वह अपने लोगों को पूरी बातचीत मिटाने और फोन नष्ट करने का आदेश देता है। किम सिर्फ आखिरी संदेश पढ़ पाता है जिसमें लिखा होता है कि लड़की की बॉडी पहले ही ठिकाने लगाई जा चुकी है। वे शब्द किम को अंदर से तोड़ देते हैं। उसे अपनी मरती हुई पत्नी याद आती है जिसने उसका हाथ पकड़कर हिंसक जिंदगी छोड़ने की विनती की थी। उसने कहा था कि अब उसे सिर्फ मिंजी का पिता बनकर जीना है। उसी वादे की वजह से किम ने कभी अपने कमांडर को बंधक बनाया और एजेंसी को मजबूर किया कि उसे आजाद कर दिया जाए। उसी दिन से उसने पहचान छिपाई, हर हिंसक प्रवृत्ति दबाई और अपनी पूरी जिंदगी बेटी के नाम कर दी। अपनी काबिलियत छिपाने के लिए उसने अनजान लोगों के थप्पड़ और अपमान तक सह लिए। इतने साल सब कुछ सहने के बाद भी वह मिंजी को बचाने में नाकाम रहा था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ भर जाते हैं। वह बंदूक वू के सिर पर तानकर गोल्ड टूथ से संपर्क करने का रास्ता खोजने को कहता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, पुलिस इमारत पर छापा मारती है और पूरी तरह बेकाबू हो चुके किम को गिरफ्तार कर लेती है। इसी दौरान जियोंग और मास्टर हान भी रेस्टोरेंट वाली लड़ाई की वजह से हिरासत में होते हैं। बड़ी समस्या ये होती है कि किसी ने जियोंग की लड़ाई रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। वीडियो तेजी से फैलता है और आखिरकार उत्तर कोरिया की इंटेलिजेंस तक पहुंच जाता है। जियोंग उन्हें परेशान नहीं करता। उनकी नजर वीडियो के एक कोने में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने वाले किम पर टिक जाती है। उत्तर कोरिया के बड़े अधिकारी तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। उन्हें लगता था कि किम बहुत पहले मर चुका है। उनकी नजर में वह सिर्फ भागा हुआ एजेंट नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया का साथ देने वाला गद्दार था जिसे खत्म करना
करना जरूरी था। डायरेक्टर ली अपनी एजेंसी के सबसे खतरनाक हत्यारे को दक्षिण कोरिया जाकर किम को मारने का आदेश देता है। उसी समय दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस भी वीडियो देख लेती है। डायरेक्टर कांग को बताया जाता है कि जियोंग ने कभी किम के साथ उत्तर कोरिया में कई घुसपैठ मिशन पूरे किए थे। जियोंग की लड़ाई रिकॉर्ड होने की वजह से किम का ठिकाना उजागर हो सकता था। डायरेक्टर कांग जानता है कि किम जितना खतरनाक और कीमती आदमी उत्तर कोरिया के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए दक्षिण कोरियाई एजेंसी भी उसकी तलाश शुरू कर देती है। उत्तर कोरियाई हत्यारा अवैध तरीके से दक्षिण कोरिया में घुसता है। उसे पता चलता है कि जियोंग एक पुलिस स्टेशन में बंद है, इसलिए वह वहां पहुंचता है। बाथरूम में एक पुलिस अधिकारी को बंधक बनाकर उसकी यूनिफॉर्म पहनता है और खाना पहुंचाने के बहाने जियोंग की सेल तक पहुंच जाता है। वह बंदूक तान कर किम का घर पूछता है। जियोंग को डर होता है कि मना करने पर निर्दोष पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए वह पता बता देता है। हत्यारा वादा करता है कि वह किम को जल्दी मौत देगा। जियोंग ठंडी आवाज में चेतावनी देता है कि नंबर 66 को ढूंढने निकला कोई भी आदमी अपनी मौत के पास जाता है। हत्यारे के जाने के बाद जियोंग भागने की योजना बनाता है। वह अचानक एक अधिकारी को मुक्का मारता है और फिर खुद जोर जोर से मदद मांगने लगता है, जैसे उस पर हमला हुआ हो। जैसे ही बाकी पुलिस वाले अंदर आते हैं, वह अफरा तफरी का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। दूसरी तरफ गोल्ड टूथ थियरी की रिकॉर्डिंग को एडिट करता है, जिसमें वह मिंजी की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कह रही होती है। उसका एक आदमी पूछता है कि वह रिकॉर्डिंग से चेयरमैन जो को तुरंत ब्लैकमेल क्यों नहीं करता। गोल्ड टूथ अच्छी तरह जानता है कि चेयरमैन जो कोई सामान्य बिजनेसमैन नहीं है। उसने अपनी शुरुआत एक हिंसक गैंग के आदमी के रूप में की थी और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कब्जा करके चेयरमैन बना था। गोल्ड टूथ ने अपनी आंखों से उसे लोगों को टूटे कांच पर घुटनों के बल बैठाते देखा था। ऐसे आदमी से लड़ना किसी बाघ के मुंह में सिर डालने जैसा था। एक छोटी गलती भी मौत बन सकती थी। रिकॉर्डिंग एडिट करने के बाद गोल्ड टूथ बाहर जाता है और उस डिक्की को खोलता है जिसमें मिंजी पड़ी होती है। खून की तेज बदबू बाहर आती है। वह चिढ़कर अपने लोगों से कहता है कि जिसे वे लाश समझ रहे हैं उसे प्लास्टिक शीट में लपेट दें। किसी को मिंजी की उंगलियों में हो रही हल्की हरकत दिखाई नहीं देती। पुलिस हिरासत में बैठा किम इस बात से अनजान होता है कि उसकी बेटी जिंदा है। वह किसी सवाल का जवाब नहीं देता। अधिकारी उसकी उंगलियों के निशान सिस्टम में डालते हैं, मगर स्क्रीन पर चेतावनी आती है कि उनके पास उसकी जानकारी देखने की अनुमति नहीं है। पुलिस वाले समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि किम का फोन बज उठता है। एक अधिकारी स्क्रीन पर मिंजी का नाम पढ़ता है। किम तुरंत हरकत में आता है। वह हथकड़ियां तोड़ता है, कमरे के पार छलांग लगाकर फोन छीनता है, मगर तब तक कॉल कट चुकी होती है और मिंजी का फोन फिर बंद हो जाता है। उसकी बेटी तक पहुंचने वाला इकलौता सुराग गायब हो जाता है। किम अब हिरासत में रहने से इनकार करता है। वह पुलिस स्टेशन से भागता है और उस दोस्त की तरफ निकल जाता है जो मिंजी का फोन ट्रैक कर सकता था। डायरेक्टर कांग और दक्षिण कोरियाई एजेंसी भी किम की गतिविधियों पर नजर रख रही होती है। किम को नहीं पता कि सर्विलांस टीम के दो लोग सालों से उसके आसपास रह रहे थे। एक उसके अपार्टमेंट के नीचे लॉन्ड्री चलाने वाला मालिक था और दूसरी उसकी साधारण दिखाई देने वाली बैंक सहकर्मी सांग थी। इसी समय उत्तर कोरियाई हत्यारा किम के घर पहुंचता है। वहां किम नहीं बल्कि जियोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। आते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। जियोंग एक फ्राइंग पैन उठाकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ ही देर में लड़ाई आमने सामने की मारपीट में बदल जाती है और जियोंग हत्यारे को कमरे के पार फेंक देता है। अपनी हार समझकर वह दीवार कूदकर भाग जाता है। जियोंग पीछा करने की कोशिश करता है, मगर उसकी बूढ़ी कमर जवाब दे देती है। दोनों के जाने के बाद लॉन्ड्री मालिक पर्दे के पीछे से बाहर आता है और डायरेक्टर कांग को सारी जानकारी दे देता है। किम के फोन की लोकेशन से पता चलता है कि वह एक ताइक्वांडो स्कूल गया है। रिकॉर्ड जांचने पर सामने आता है कि उसका मालिक मास्टर हान कोई साधारण इंस्ट्रक्टर नहीं था। वह ताइक्वांडो का ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता था, जिसे बाद में इंटेलिजेंस ने खास तौर पर भर्ती किया था। उसने किम और जियोंग के साथ उत्तर कोरिया में कई घुसपैठ मिशन पूरे किए थे। किम मास्टर हान को बताता है कि मिंजी गायब है और उसके कमांड व्हीकल से फोन ट्रैक करने की मदद मांगता है, इससे पहले कि वे निकल सकें। डायरेक्टर कांग अपने एजेंटों के साथ पहुंच जाता है। वह क्लास में मौजूद एक बच्चे को पकड़कर किम और मास्टर हान को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर बच्चा समझदार निकलता है। वह डायरेक्टर कांग के हाथ पर काट कर भाग जाता है। किम और मास्टर हान इसे हमला शुरू करने का संकेत मानते हैं। दोनों की तालमेल अब भी वैसी ही होती है और वे डायरेक्टर तथा उसके एजेंटों को हरा देते हैं। वे स्कूल से निकलकर मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। पीछा छत तक पहुंचता है। किम एजेंटों को रोकता है, जबकि मास्टर हान गोली चलाकर रस्सी तैयार करता है। दोनों इमारत से नीचे उतरकर कमांड व्हीकल में पहुंचते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर देते हैं। तभी जियोंग का फोन आता है। शुरुआत में उसे लगता है कि किम की समस्या सिर्फ उत्तर कोरियाई हत्यारा है। जब उसे पता चलता है कि मिंजी गायब है तो वह गुस्से में गालियों की लंबी लाइन बोलता है और तुरंत साथ आने का वादा करता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि अब कई अलग अलग टीमें मिंजी को ढूंढ रही थीं। किम और उसके दोस्त उसे बचाना चाहते थे। चेयरमैन जो हियरी से जुड़े सबूत मिटाना चाहता था। उत्तर कोरियाई हत्यारा भी उन्हीं सुरागों का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वे उसे किम तक पहुंचाएंगे। हियरी अब स्कूल जाना बंद कर चुकी होती है और कमरे में बंद रहती है। चेयरमैन जो को उसके व्यवहार पर शक होता है, इसलिए वह लोगों को उसका फोन हैक करने का आदेश देता है। संदेशों के जरिए वे उस युवा गुंडे तक पहुंचते हैं जिसने मिंजी पर हमले में मदद की थी। उसे पकड़कर पूरी बात उगलवाई जाती है। चेयरमैन जो को बताया जाता है कि मिंजी गायब है और उसके पिता ने गुंडों को बेरहमी से पीटा है। गवाह बताते हैं कि किम के शरीर पर पुराने घाव और गोली के निशान थे। वह किसी भी तरह साधारण बैंक कर्मचारी नहीं लगता था। सबसे ज्यादा शक की
बात यह थी कि सिस्टम में उसके बारे में कुछ नहीं मिल रहा था। चेयरमैन जो समझ नहीं पाता कि इतना खतरनाक आदमी स्कूल में उसके सामने घुटनों पर क्यों बैठा था। उत्तर कोरियाई हत्यारा भी मिंजी की जांच करता रहता है। एक छात्र उसे बताता है कि मिंजी स्कूल नहीं आ रही और उसकी कथित दोस्त के पास उसकी लोकेशन हो सकती है, क्योंकि दोनों ने किसी एप्लीकेशन पर लोकेशन शेयर की थी। हत्यारा स्कूल क्लिनिक में बीमारी का नाटक कर रही उस लड़की को ढूंढता है, उसका फोन छीनता है और मिंजी की लोकेशन जानकारी निकाल लेता है। किम और मास्टर हान मिंजी के फोन से जुड़ी लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां युवा अपराधियों से भरी इमारत पाते हैं। किम छोटे गुंडों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह उनका लीडर पूछता है और एक आदमी को अंदर के कमरे तक रास्ता दिखाने के लिए मजबूर करता है। मास्टर हान बाहर रहकर अकेले बड़ी भीड़ संभालता है। लीडर के कमरे के बाहर खड़ा गार्ड घमंड से कहता है कि वह बाहर वाले कमजोर गुंडों जैसा नहीं है और किम की आंखें और कान दोनों नष्ट कर देगा। किम उसे अपनी बात पूरी करने का समय नहीं देता। एक ही किक उसके चेहरे पर पड़ती है और वह जमीन पर गिर जाता है। अंदर के कमरे में सैकड़ों मोबाइल फोन रखे होते हैं। वहाँ टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड का नेटवर्क चल रहा था। कमरे को देखते हुए किम की नजर अचानक लाल बालों वाले लीडर की जेब पर पड़ती है। वहाँ मिंजी का फोन होता है और उसके साथ वही नया फोन चार्म लगा था जो किम ने खुद उसे दिया था। बेटी का फोन उन अपराधियों के पास देखकर किम अपना नियंत्रण खो देता है। वह कमरे में मौजूद सबको गिराता है और फोन कहाँ से आया ये पूछता है। लीडर मिंजी के बारे में गंदी बातें करता है और कहता है कि वह फोन में उसकी निजी तस्वीरें ढूंढ रहा था। किम उसे तब तक मारता है जब तक उसका चेहरा पहचान से बाहर नहीं हो जाता। इसके बाद वह उसे सीढ़ियों की तरफ घसीटता है और नीचे फेंकने वाला होता है, मगर मास्टर हान उसे रोक लेता है। वह याद दिलाता है कि उस आदमी की मौत से मिंजी नहीं मिलेगी। अपनी जान बचती देखकर लीडर तुरंत सच बताता है कि वह मिंजी से कभी नहीं मिला। उसके लोगों ने फोन एक बेघर आदमी से खरीदा था। उसने सिर्फ आकर्षक तस्वीरें ढूंढने के लिए फोन खंगाला। इसी दौरान गलती से किम को कॉल लग गई, इसीलिए डरकर उसने कॉल काटी और फोन बंद कर दिया। तभी किम एक ऐसी बात नोटिस करता है जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। मिंजी की कॉल हिस्ट्री में पिता के अलावा लगभग कोई नहीं था जिसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। वह भी असली दोस्त नहीं थी। उसके संदेशों में सिर्फ पैसे मांगना और चीजें खरीदवाना होता था। वह लंबे समय से मिंजी का इस्तेमाल कर रही थी। किम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार समझ आता है कि उसकी बेटी कितनी अकेली थी। स्कूल में रोज बुलिंग सहने के बावजूद उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। जिस दिन उसे पिता की जरूरत थी उसी दिन किम उसके अपराधियों के सामने घुटनों पर बैठ गया। वह खुद को अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने में नाकाम मानता है और उसे लगता है कि वह पिता के रूप में हार चुका है। मास्टर हान उसे भावनाएं काबू करने के लिए कहता है। सही माफी का एक ही रास्ता था कि मिंजी को जिंदा ढूंढा जाए। वह लाल बालों वाले लीडर से पूछताछ जारी रखता है और उस जगह का पता निकालता है जहां बेघर आदमी को फोन मिला था। लेकिन जाने से पहले उत्तर कोरियाई हत्यारा किम के पीछे आकर उसके सिर पर बंदूक रख देता है। वह ट्रिगर दबाता है, मगर मास्टर हान आखिरी पल में हथियार को लात मारकर दूर कर देता है। दोनों कवर के पीछे जाते हैं जबकि हत्यारा बंदूक उठाने लगता है। तभी लॉन्ड्री मालिक और सांग वहां पहुंचकर पहले हत्यारे पर और फिर किम पर हथियार तान देते हैं। किम ने इंटेलिजेंस के साथ अपनी डील तोड़ी थी। किम विरोध नहीं करता। वह सिर्फ मिंजी मिलने तक का समय मांगता है और वादा करता है कि बेटी सुरक्षित मिलते ही वह खुद सरेंडर कर देगा। इतने साल उसके आसपास रहने के बाद सांग और लॉन्ड्री मालिक उसे गोली नहीं मार पाते। वे किम और मास्टर हान को जाने देते हैं, मगर ध्यान हटते ही उत्तर कोरियाई हत्यारा हमला कर देता है। वह लॉन्ड्री मालिक को गोली मारता है और सांग को घायल करके पीछा जारी रखता है। सांग घिसटते हुए अपने साथी तक पहुंचती है और उसे मरा हुआ समझती है। तभी लॉन्ड्री मालिक अचानक उठकर कपड़ों के नीचे छिपी बुलेट प्रूफ जैकेट थपथपाता है। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। किम इतना भाग्यशाली नहीं होता। टकराव में उसे गोली लग चुकी थी। मास्टर हान अस्पताल जाने के लिए कहता है, मगर किम साधारण पट्टी लगाकर गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश देता है। मास्टर हान पीछे मुड़कर घाव देखता है। जब वह सामने देखता है तो सड़क के बीच ज्यों खुशी से हाथ हिला रहा होता है। तीनों दोस्त सबवे के पास उस बेघर आदमी को ढूंढते हैं और फोन कहाँ मिला ये पूछते हैं। आदमी बताता है कि छोटी छोटी वाला एक मोटा व्यक्ति सफेद कार से उतरा और फोन कूड़ेदान में फेंक गया। उसने फोन उठाया और शराब खरीदने के लिए बेच दिया। मास्टर हान सबवे के बाहर की सर्विलांस रिकॉर्डिंग निकालता है। बताए गए समय के हिसाब से वह छोटी छोटी वाले आदमी को पहचानता है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकालता है और सफेद कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लेता है। इसी समय गोल्ड टूथ कल्पना कर रहा होता है कि हियरी की रिकॉर्डिंग से वह चेयरमैन जो को अपने सामने घुटनों पर बैठाएगा। उसका आदमी बिना सोचे उसके कटोरे में आलू रख देता है और पूछता है कि क्या चेयरमैन जो से उसका कोई पुराना हिसाब है। आलू देखते ही गोल्ड टूथ पागलों की तरह उस आदमी पर हमला कर देता है, क्योंकि आलू उसकी जिंदगी के सबसे बड़े अपमान का प्रतीक थे। कई साल पहले चेयरमैन जो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहता था, मगर इलाके के लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसने उस समय के गैंग लीडर को गोल्ड टूथ को इमारत से नीचे फेंकने का आदेश दिया। फिर सबके सामने दावा किया गया कि कमजोर बिल्डिंग की वजह से एक सफाई कर्मी गिरा था। इस हादसे को बहाना बनाकर पूरे इलाके को गिरा दिया गया। गोल्ड टूथ किसी तरह बच गया। ठीक होने के बाद उसने अपने पुराने बॉस को मारकर गैंग पर कब्जा कर लिया। बाद में लोगों को इकट्ठा करके चेयरमैन जो से बदला लेने गया, मगर दोनों की ताकत में बहुत अंतर था। चेयरमैन जो के लोगों ने उसे बुरी तरह हरा दिया। उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्होंने गर्म आलुओं का पूरा बर्तन उसके मुंह में ठूंस दिया और उसके दांत एक एक करके उखाड़ दिए। गोल्ड टूथ को कुत्ते की तरह दया मांगनी पड़ी। वह अपमान उसे आज तक परेशान कर रहा था। अब उसे लगता था कि मिंजी की कथित लाश चेयरमैन जो के खिलाफ परफेक्ट हथियार है। वह अपने
लोगों को उसे रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज में रखने का आदेश देता है और ब्लैकमेल की तैयारी करता है। उसे पता नहीं होता कि मिंजी जिंदा है। फ्रीजर के अंदर मिंजी धीरे धीरे होश में आती है और बैग से बाहर निकलती है। वह दरवाजा ढूंढती है मगर वह बाहर से बंद होता है। वह जितना भी दरवाजा पीटे और मदद के लिए चिल्लाए, कोई जवाब नहीं देता। गोल्ड टूथ पहले एक आदमी को मिंजी की बॉडी की फोटो खींचने का आदेश देता है ताकि चेयरमैन जो को सबूत भेज सके। फिर उसे डर होता है कि आदमी गलती कर देगा, इसलिए वह खुद फोटो लेने का फैसला करता है। फ्रीजर में जाने से पहले वह चेयरमैन जो को हियरी की कबूलनामे वाली रिकॉर्डिंग भेजता है और अकेले मिलने की मांग करता है। अपने घर में चेयरमैन जो सीधे हियरी से पूछता है कि क्या उसने किसी को मार दिया। पहले वह इनकार करती है मगर पिता के लगातार सवालों के बाद मान लेती है कि उसने मिंजी को ईंट मारी थी। चेयरमैन जो उसे इस बात के लिए थप्पड़ मारता है कि उसने उसे तुरंत नहीं बताया और बॉडी हटाने के लिए गोल्ड टूथ को बुला लिया। अगले ही पल वह हियरी को सीने से लगाता है और कहता है कि उसने चाहे जो किया हो वह उसे बचाएगा। पिता के जाने के बाद हियरी के चेहरे से डर गायब हो जाता है। उसे शुरू से पता था कि उसका पिता अपराध साफ कर देगा। गोल्ड टूथ फ्रीजर में प्रवेश करता है। कदमों की आवाज सुनकर मिंजी छिप जाती है। वह धीरे धीरे उसके ठिकाने की तरफ बढ़ता है जबकि मिंजी खुद में सिमट कर कांप रही होती है। इससे पहले कि वह उसे देख सके, चेयरमैन जो का फोन आता है। गोल्ड टूथ बाहर जाकर कॉल उठाता है। पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गोल्ड टूथ मांग करता है कि चेयरमैन जो खुद जिन के दांत उखाड़े और उसे साथ लेकर मीटिंग पर आए। जिन वही आदमी था जिसने सालों पहले उसके दांत निकाले थे। लोकेशन भेजकर गोल्ड टूथ पूरे आत्मविश्वास से इंतजार करने लगता है। चेयरमैन जो धमकी पसंद नहीं करता, वह जिन को आदेश देता है कि मिंजी के कथित मर्डर का पूरा दोष गोल्ड टूथ पर डाल दिया जाए। इसके बाद वह बड़ी फोर्स लेकर उससे मिलने की तैयारी करता है। किम, मास्टर हान और जियोंग सफेद कार की लोकेशन खोजने ही वाले होते हैं। ट्रैकिंग 95% तक पहुंच चुकी होती है। तभी एक पुल पर खड़ा डायरेक्टर कांग डेटोनेटर दबाता है और मास्टर हान का कमांड व्हीकल विस्फोट में घिर जाता है। सौभाग्य से गाड़ी सुरक्षात्मक सामग्री से बनी थी। जोरदार झटके के बावजूद ट्रैकिंग सिस्टम चलता रहता है। किम टूटी गाड़ी की परवाह नहीं करता और स्क्रीन को तब तक देखता रहता है जब तक ट्रैकिंग 100% पहुंचकर सफेद कार की लोकेशन नहीं दिखा देती। पुल से डायरेक्टर कांग चिल्लाकर किम को बाहर आने का आदेश देता है। मास्टर हान पहले बाहर आता है। पहले से गुस्से में वह हवा में छलांग लगाकर स्पिनिंग किक मारता है जबकि डायरेक्टर कांग उस पर गोली चलाता है। किक निशाना चूक जाती है मगर सभी एजेंटों का ध्यान मास्टर हान पर चला जाता है और किम भाग निकलता है। सांग, लॉन्ड्री मालिक और बाकी एजेंट पहुंचते हैं तो मास्टर हान दोबारा हमला करता है और डायरेक्टर कांग को पुल के किनारे तक धकेल देता है। एजेंटों से बचने के लिए वह जियोंग को संकेत करता है और खुद नदी में कूद जाता है। जियोंग उसे पानी में गायब होते देखता है। एजेंटों के सामने जाता है और हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है। किम सफेद कार से जुड़े पोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ता है। कार पहचान कर वह इलाके के इकलौते ऑफिस में घुसता है। मिंजी की तस्वीर दिखाता है और उसकी लोकेशन पूछता है। दो गुंडे साथ हमला करते हैं मगर कुछ ही समय में दोनों जमीन पर खून से लथपथ पड़े होते हैं। फ्रीजर के बाहर गोल्ड टूथ को अपने पीछे हल्की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि बाहर आते समय दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। वह मुड़ता है और उसकी नजर मिंजी से मिल जाती है जिसे वह मरी हुई समझ रहा था। उसे खड़ा देखकर वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। मिंजी वापस अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेती है और इस बार गोल्ड टूथ को बाहर लॉक कर देती है। गोल्ड टूथ अपने लोगों को चाबी लाने के लिए फोन करता है मगर उसे पता नहीं कि किम उन्हें पहले ही हरा चुका था। घायल गुंडों में से एक पूछता है कि क्या किम चेयरमैन जो के लिए काम करता है। किम के चेहरे पर उलझन देखकर वह मान लेता है कि मिंजी फ्रीजर के अंदर है। वह कहता है कि उन्होंने उसे मारा नहीं था, उन्हें सिर्फ उस चीज को हटाने के लिए कहा गया था जिसे वे एक बॉडी समझ रहे थे। बॉडी शब्द सुनते ही किम का गुस्सा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। वह चेतावनी देता है कि मिंजी मरी हुई मिली तो वहां मौजूद हर इंसान उसके साथ मरेगा। इसके बाद वह कार में भाग रहे एक गुंडे का पीछा करता है। उसे तुरंत रोकने के बजाय बार बार भागने की उम्मीद देता है और फिर उसकी कार को टक्कर मारता है जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। जब कार पूरी तरह नष्ट हो जाती है, किम आदमी को बाहर खींचता है और फ्रीजर तक ले जाने का आदेश देता है। रास्ते में कई गैंग सदस्य उन्हें घेर लेते हैं। किम अपने कैदी को एक शिपिंग कंटेनर में बंद करता है और बाकी लोगों से कहता है कि सब एक साथ आ जाएं क्योंकि उसके पास समय नहीं है। कुछ मिनट बाद वह कंटेनर खोलता है। कैदी बाहर देखता है तो हर गुंडा बेहोश पड़ा होता है। डर से कांपते हुए वह फ्रीजर की दिशा दिखाता है। अचानक तेज रफ्तार कार किम और उस आदमी को टक्कर मार देती है। ड्राइवर उत्तर कोरियाई हत्यारा नंबर 76 होता है। किम और नंबर 76 तुरंत लड़ने लगते हैं। किम उसे कई बार गिराता है मगर वह बार बार खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका एक ही मकसद था। वह अपने बड़े भाई असली नंबर 66 की मौत का बदला लेना चाहता था। जब किम उसे चौक होल्ड में फंसा लेता है तो अचानक उसके असली नाम से बुलाता है। बचपन में किम ने नंबर 66 को अपने छोटे भाई से विदा लेते देखा था और उस बच्चे का नाम नहीं भूला था। किम उसे छोड़कर बताता है कि उसने नंबर 66 को नहीं मारा। ट्रेनिंग कैंप में दोनों कभी प्रतिद्वंद्वी थे मगर बाद में भाइयों जैसे बन गए और कई बार एक दूसरे के लिए जान दांव पर लगाई। आखिरी मिशन में एक विस्फोट ने नंबर 66 की एक टांग नष्ट कर दी थी। उसे पता था कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने किम को अकेले निकलने का आदेश दिया। किम ने इनकार किया और दोस्त के साथ मरने तक के लिए बंदूक उठा ली। नंबर 66 ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे रोका और जिंदा रहने का आदेश दिया। उसी आखिरी इच्छा के कारण किम ने विरोध बंद किया और दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के हाथों पकड़ा गया। बाद में उसे पता चला कि पूरा मिशन जाल था। उस समय डायरेक्टर
डायरेक्टर ली एजेंसी का प्रमुख नहीं था। उसने मिशन की जानकारी दक्षिण कोरिया को लीक की ताकि ऑपरेशन की नाकामी से उसका सीनियर बर्बाद हो जाए और वह पद अपने लिए ले सके। किम नंबर 66 के आखिरी शब्द दोहराता है। नंबर 76 को याद आता है कि बचपन में अलग होते समय उसके भाई ने वही बात उससे कही थी। आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि किम उसके भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं था। दूसरी तरफ जियोंग, जिसने सिर्फ सरेंडर का नाटक किया था, एजेंटों की गाड़ी से भाग निकलता है। हवा और नदी के बहाव का अंदाजा लगाकर वह उस जगह पहुंचता है जहां मास्टर हान किनारे आने वाला था। कुछ देर बाद मास्टर हान पानी से बाहर आता है और अपने साथ लगभग डूब चुके डायरेक्टर कांग को भी घसीट रहा होता है, जिसे शायद तैरना नहीं आता था। दोनों जानते हैं कि डायरेक्टर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अलग होने का फैसला करते हैं। जियोंग हर नुकसान में भी फायदा ढूंढ लेता है। वह इंटेलिजेंस की गाड़ी और फोन चुरा लेता है, डायरेक्टर कांग का बैंक कार्ड लिमिट खत्म होने तक इस्तेमाल करता है और हथियारों से भरी गाड़ी तैयार कर लेता है। फ्रीजर के अंदर मिंजी अपने पिता के साथ बिताई जिंदगी याद करती है। उसे अपने हर क्रूर शब्द पर पछतावा होता है और वह बेबस बैठने से इनकार कर देती है। गोल्ड टूथ का एक घायल आदमी घिसटते हुए वापस आता है। मिंजी चुपचाप दरवाजा खोलती है। गोल्ड टूथ खुला दरवाजा देखकर चाकू के साथ अंदर आता है। मिंजी उसके पास से निकलती है, घायल गुंडे को धातु की चीज से मारती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसी समय जिन चेयरमैन जो के लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। मिंजी पास के गोदाम में छिप जाती है। किम आखिरकार फ्रीजर तक पहुंचता है और पागलों की तरह उसे ढूंढता है। पहले उसे सिर्फ जमी हुई लाशें दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि मिंजी भी उनमें हो सकती है और वह पूरी तरह टूट जाता है। तभी फ्रीजर की बर्फ पर लिखा एक संदेश दिखाई देता है। किम मिंजी की लिखावट पहचान जाता है और तुरंत समझ जाता है कि वह जिंदा है। वह बाहर दौड़ता है, कंटेनरों के ऊपर चढ़ता है और इलाके में नजर दौड़ाता है। दूर उसे मिंजी बाहरी दीवार पार करके सड़क की तरफ जाती दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से उसका नाम चिल्लाता है, मगर तेज बारिश आवाज दबा देती है। मिंजी नहीं सुनती और दीवार के उस पार गायब हो जाती है। जिन गोल्ड टूथ तक पहुंचता है, उसे याद आता है कि सालों पहले उसने अपने हाथों से गोल्ड टूथ के दांत निकाले थे। वह इस बात से गुस्से में होता है कि इस गैंगस्टर ने चेयरमैन को धमकी देने की हिम्मत कैसे की। वह अपने आदमियों से गोल्ड टूथ के नए सुनहरे दांत एक एक करके उखड़वाता है। खून में डूबा गोल्ड टूथ आखिरकार बताता है कि मिंजी जिंदा है। वह हंसकर चेतावनी देता है कि उस लड़की का पिता असली राक्षस है, जिन अपने लोगों के साथ मिंजी को ढूंढने निकल जाता है और एक आदमी को गोल्ड टूथ खत्म करने के लिए छोड़ देता है। गोल्ड टूथ आखिरी ताकत लगाकर उस आदमी पर टूट पड़ता है और बार बार चाकू मारता है। सड़क पर पहुंची मिंजी गुजरती कारों को रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई नहीं रुकता। जब वह उम्मीद छोड़ने लगती है, तभी एक गाड़ी धीमी होती है। खुद को बचा हुआ समझकर मिंजी अंदर बैठ जाती है और थकान से सीट पर आंखें बंद कर लेती है। वह नहीं जानती कि कार की पिछली सीट पर चेयरमैन जो बैठा है। किम मिंजी तक न पहुंच पाने के बाद सांग और लॉन्ड्री मालिक को फोन करता है। वह सर्विलांस फुटेज देखने की विनती करता है और वादा करता है कि मिंजी मिलते ही सरेंडर कर देगा। दोनों डायरेक्टर कांग को उसकी बात बताते हैं और एक बेबस पिता की आखिरी मदद करने के लिए कहते हैं, मगर डायरेक्टर कांग इसे अलग अवसर की तरह देखता है। उसके लिए मिंजी किम की इकलौती कमजोरी थी और वह उसे पहले ढूंढकर किम पर दबाव बनाना चाहता था। सिस्टम उस गाड़ी की पहचान कर लेता है जिसमें मिंजी बैठी थी। शुरुआत में कोई नहीं समझता कि वह चेयरमैन जो की कार है। पिछली सीट पर बैठा चेयरमैन उस लड़की को देखकर मुस्कुराता है जो अनजाने में खुद उसके हाथ आ गई थी। अब वह मिंजी का इस्तेमाल करके हियरी को बचा सकता था और किम की असली पहचान भी पता कर सकता था। मिंजी के चेयरमैन जो के घर पहुंचने की खबर मिलते ही डायरेक्टर कांग छापा मारने की तैयारी करता है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सांग चुपके से किम को संदेश भेज देती है कि मिंजी चेयरमैन जो की कार में गई थी। मास्टर हान भी किम के पास पहुंच जाता है और दोनों साथ में वहां निकलते हैं। चेयरमैन जो मिंजी को पूछताछ से पहले नहाने और कपड़े बदलने देता है। मिंजी चालाकी से हियरी से जुड़ी बातें छिपाती है। वह कहती है कि प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलने के बाद उस पर हमला हुआ और उसकी आंख फ्रीजर में खुली। वह हियरी का नाम नहीं लेती, मगर चेयरमैन जो उसकी कहानी समझ जाता है, उसे यह भी पता होता है कि कार में बैठने के बाद मिंजी ने सोने का नाटक किया था। शुरुआत में उसने चेयरमैन को पीछे बैठे नहीं देखा था, फिर उसकी आवाज सुनी जो कह रहा था कि उसकी बेटी की दुश्मन खुद उसके पास आ गई। मिंजी समझ गई थी कि वह एक खतरे से निकलकर दूसरे में आ गई है, इसलिए उसने आंखें बंद रखी। अब वह मासूम बनकर चेयरमैन को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और पिता को कॉल करने के लिए फोन मांगती है। चेयरमैन साफ मना करता है और कहता है कि वह उसे मारने वाला है। मिंजी भागती है, मगर दरवाजे पर खड़े गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। चेयरमैन सिरिंज लेकर पास आता है और बताता है कि हियरी उसकी सबसे कीमती चीज है। उसकी बेटी कोई भी अपराध करे, वह हर बार उसे बचाएगा। सिरिंज लगाने से पहले डायरेक्टर कांग और उसके एजेंट मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। चेयरमैन अपने लोगों से मिंजी को बेसमेंट में बंद करने के लिए कहता है। डायरेक्टर कांग पूरे घर की तलाशी का आदेश देता है और लड़की सौंपने की मांग करता है, मगर जिन बेसमेंट की तरफ जाने वाले हर एजेंट को हरा देता है। तभी डायरेक्टर कांग को डिप्टी मिनिस्टर का फोन आता है। वह बिना कानूनी अधिकार के नागरिक के घर में घुसने के लिए उसे डांटता है और पीछे हटने का आदेश देता है। किम और मास्टर हान बाहर से सब देख रहे होते हैं। उन्हें सांग और लॉन्ड्री मालिक अलग दिशा में जाते दिखाई देते हैं और समझ आता है कि शायद डायरेक्टर कांग ने कोई छिपी योजना बनाई है। दोनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद डायरेक्टर कांग एक सुनसान जगह पर सांग से मिलता है। उसकी गाड़ी से मिंजी बाहर आती है। घर पर हुआ सार्वजनिक छापा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। उसी दौरान सांग और लॉन्ड्री मालिक बेसमेंट में घुसे गार्डों को हराया और मिंजी को बाहर ले आए। मिंजी ये जानकर हैरान
हैरान होती है कि साधारण लॉन्ड्री मालिक असल में एजेंट चोई है। सवाल पूछने से पहले डायरेक्टर कांग उसे अपनी कार में बैठाकर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ले जाता है। एजेंट चोई को मिंजी का इस्तेमाल किम के खिलाफ करना गलत लगता है, मगर वह खुलेआम आदेश नहीं टाल सकता। उन्हें पता नहीं होता कि किम पीछे लगा हुआ है। वह आखिरी वाहन की सुरक्षा कर रहे एजेंट को स्टील वायर से खींच लेता है। 2 आदमी गाड़ी से उतरकर जांच करने आते हैं। किम एक का मुंह दबाता है, उसका हथियार छीनता है और दूसरे के पैर में गोली मारता है। फिर उन्हें बताने पर मजबूर करता है कि मिंजी को इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। वह उनकी गाड़ी चुराकर रेडियो पर डायरेक्टर कांग को चेतावनी देता है कि मिंजी के एक बाल को भी नुकसान हुआ तो वहां मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। डायरेक्टर कांग को भरोसा नहीं होता कि बेटी मिलने के बाद किम सरेंडर करेगा। हेडक्वार्टर पहुंचकर वह मिंजी को इंट्रोगेशन रूम में बंद करता है और टैक्टिकल टीम तैनात कर देता है। मगर किम और उसके दोस्त पहले ही 2 बड़ी तैयारियां कर चुके होते हैं। जियोंग पुराने हथियारों के स्टोरेज से भारी मात्रा में एडवांस्ड इक्विपमेंट इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ मास्टर हान इंटेलिजेंस की एक गाड़ी के नीचे लटक कर सीधे हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाता है। वह सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसका एक्सेस कार्ड लेता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम की जगह देखता है और इमरजेंसी मैप याद कर लेता है। एक सफाई कर्मचारी से मजाकिया अंदाज में बातचीत करने के बाद वह उसे बांधकर वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाता है। पावर रूम में एक बोतल पानी को पतली डोरी से जोड़ता है और दूसरी तरफ डोरी इलेक्ट्रिक स्विच के ऊपर रख देता है। ढक्कन इतना ढीला छोड़ता है कि पानी धीरे धीरे नीचे पहुंचे। योजना ये होती है कि मिंजी को निकालने तक पानी सिस्टम पर गिरेगा और पूरी इमारत अंधेरे में डूब जाएगी। डायरेक्टर कांग सर्विलांस रूम में मिंजी से पूछताछ करता है। वह बताता है कि किम उत्तर कोरियाई जासूस था। 10 साल से ज्यादा समय तक उसने शांति से जिंदगी बिताई, मगर अचानक दोबारा सक्रिय होकर उत्तर कोरिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डायरेक्टर जानना चाहता है कि इतना खतरनाक आदमी किस वजह से सब कुछ दांव पर लगा सकता है। मिंजी हियरी के साथ हुई लड़ाई और उसके बाद हुए बदले की पूरी कहानी सुनाती है। डायरेक्टर कांग अविश्वास में हंसने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि अनगिनत हिंसक ऑपरेशन पूरे कर चुका पूर्व हत्यारा 2 स्कूल जाने वाली लड़कियों की लड़ाई की वजह से फिर मैदान में उतर आया। मिंजी भी सदमे में होती है, जिसे वह कमजोर और दब्बू पिता मानती थी। वह असल में एक खतरनाक ऑपरेटिव था। पूछताछ पूरी होने से पहले डायरेक्टर को पता चलता है कि डिप्टी मिनिस्टर आ रहा है। वह मिंजी को आइसोलेशन रूम में छिपा देता है। डिप्टी मिनिस्टर अवैध छापे पर उसे डांटता है और मिंजी छोड़ने का आदेश देता है। डायरेक्टर कांग उस पर चेयरमैन जो से फायदा लेने और अपराधी को बचाने का आरोप लगाता है। वह चेतावनी देता है कि किम अपनी बेटी के लिए पूरे देश को उलट रहा है। मिंजी चेयरमैन के पास गई तो दोनों मर सकते हैं। आइसोलेशन रूम में मिंजी को ऊपर से कोई बुलाता सुनाई देता है। वह सिर उठाती है तो वेंट के अंदर मास्टर हान दिखाई देता है। वह उसे ऊपर खींच लेता है और दोनों डक्ट के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उसी समय पानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक पहुंच जाता है। पूरी इमारत की लाइट बंद हो जाती है और अलार्म बजने लगते हैं। मास्टर हान मिंजी को पार्किंग लेवल तक ले आता है। जमीन पर उतरते ही डायरेक्टर कांग और बड़ी टैक्टिकल फोर्स सामने आ जाती है। उसने उनका रास्ता पहले ही समझ लिया था। मास्टर हान मिंजी से कहता है कि 3 गिनते ही इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। वह फ्लैश ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड और गोलियों से उसे बचाता है। पूरी पार्किंग धुएं और अफरा तफरी से भर जाती है। डायरेक्टर कांग जल्दी समझ जाता है कि किसी एजेंट को गोली नहीं लगी। मास्टर हान ब्लैंक फायर कर रहा था। वह अपनी टीम को असली गोलियां चलाने का आदेश देता है। गोलियों की बारिश में मास्टर हान और मिंजी गाड़ियों के पीछे छिपते हैं। जब टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है तो मास्टर हान सफेद कपड़ा उठाकर सरेंडर का नाटक करता है। अचानक डिप्टी मिनिस्टर चीख कर सबको रुकने के लिए कहता है। एक पतली स्टील केबल उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटी होती है। वह कठपुतली की तरह चलता है क्योंकि दूसरे सिरे को पकड़ने वाला आदमी उसकी जान नियंत्रित कर रहा था। ऊपर किम खड़ा होता है। इतने खतरे पार करने के बाद वह आखिरकार अपनी बेटी को देखता है। किम डिप्टी मिनिस्टर की जान के बदले डायरेक्टर कांग और टैक्टिकल टीम से हथियार नीचे रखने को कहता है। डायरेक्टर इतना जुनूनी हो चुका होता है कि डिप्टी मिनिस्टर के मरने पर भी गोली चलाने का आदेश देता है। टैक्टिकल कमांडर एक बड़े सरकारी अधिकारी की जान खतरे में डालने से इनकार करता है और टीम को रुकने को कहता है। डायरेक्टर कांग खुद गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर जियोंग मशीन गन लेकर प्रकट होता है और दीवार पर असली गोलियां चलाकर चेतावनी देता है। इसके बाद वह मशीन गन मास्टर हान को देता है और अपनी गाड़ी से लैंडमाइन जैसी चीज निकालता है। वह उसे जमीन पर रखकर कहता है कि यह आवाज और हलचल से सक्रिय होती है। कोई एक उंगली भी हिलाएगा तो पूरी जगह उड़ जाएगी। मरने का शौक रखने वाला इसे आजमा सकता है। सब डर से स्थिर हो जाते हैं। मिंजी किम के पास दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। पिता और बेटी आखिरकार मिल जाते हैं। जियोंग की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, इसलिए वे टैक्टिकल कमांडर से चाबी छीन लेते हैं। जियोंग नकली माइन का रिमोट पकड़कर सबको हाथ ऊपर रखने का आदेश देता है। किम और उसके दोस्त मिंजी को गाड़ी में बैठाते हैं। गेट से निकलते समय डिप्टी मिनिस्टर को बाहर फेंक देते हैं। सुरक्षित होने के बाद किम सबसे पहले रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है क्योंकि मिंजी ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह अपनी बेटी से उस दर्द को न समझ पाने के लिए माफी मांगता है जिससे वह गुजर रही थी। मिंजी रोते हुए उसके सीने से लग जाती है और अपने हर कठोर शब्द के लिए पछतावा करती है। अगर कहानी का यह पिता और बेटी वाला हिस्सा आपके दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी में खतरा पहले से भी कई गुना बढ़ने वाला है। चारों रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और लंबे समय बाद साथ मुस्कुराते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जिन चुपके से उन पर नजर रख रहा है चेयरमैन जो फोन करके किम और मिंजी दोनों को पकड़ने का आदेश देता है। वह उस आदमी की असली पहचान जानना चाहता है जिसने कभी उसके सामने घुटने टेके थे। खाना खाने के बाद वे हंसते हुए
निकलते हैं, मगर रास्ते में कई बड़े ट्रक उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। प्रशिक्षित हमलावर उनकी पूरी कार उठाकर एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर में डाल देते हैं। किम मिंजी को शांत करता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं। मास्टर हान जियोंग को कोई बेवकूफी न करने की चेतावनी देता है। जियोंग मानता है कि यही हीरो जैसी एंट्री का सही समय है और जोर जोर से दुश्मन को ललकारने लगता है। बात पूरी होने से पहले उसे कंटेनर में फैलती नींद की गैस की गंध आती है। वह दावा करता है कि एक बार पूरा महीना नहीं सोया था और गैस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले ही पल वह खिड़की पीटकर मास्टर हान से छत खोलने की भीख मांगने लगता है ताकि कार के अंदर लौट सके। गाड़ी शांत हो जाती है तो जिन समझता है कि सब बेहोश हैं। वह लोगों से किम और मिंजी को पकड़ने तथा मास्टर हान और जियोंग को मारने के लिए कहता है। कंटेनर खुलते ही मास्टर हान गाड़ी तेज कर देता है और कार ट्रक से बाहर निकल जाती है। जिन बड़ी फोर्स इकट्ठा करके किम और मास्टर हान को घेरता है, जबकि खुद मिंजी को लेने ट्रक में जाता है। बेहोश दिखाई दे रहा जियोंग अचानक उठ बैठता है। वह मिंजी को सुरक्षित जगह ले जाकर जिनके सामने खड़ा हो जाता है। बाहर किम और मास्टर हान हमलावरों से लड़ते हैं। किम देखता है कि मिंजी वाला ट्रक चलने लगा है, इसलिए बाकी दुश्मनों को मास्टर हान के लिए छोड़कर पास की पहाड़ी की तरफ दौड़ता है। ट्रक की गति और दिशा का अंदाजा लगाकर वह ढलान से छलांग लगाता है और बिल्कुल सही जगह उसकी छत पर उतरता है। किम ड्राइवर केबिन तक पहुंचता है, ड्राइवर को बाहर फेंकता है और ट्रक अपने नियंत्रण में ले लेता है। अंदर जियोंग जिनको संभलने का कोई मौका नहीं देता। जिन जवाब देने की कोशिश करता है तो जियोंग उसकी कलाई काट लेता है और उसे तब तक पीटता है जब तक वह दया मांगने नहीं लगता। किम ट्रक मोड़कर मास्टर हान को उठाता है जो सारे हमलावरों को पहले ही हरा चुका था। तीनों मिंजी को वापस गाड़ी में बैठाकर निकल जाते हैं। घर लौटने के बजाय किम सीधे चेयरमैन जो कि घर जाता है। गार्डों को हराकर उसके कमरे में घुसता है। चेयरमैन अब भी खतरा नहीं समझता। वह अपनी बेटी न बचा पाने के लिए किम का मजाक उड़ाता है और हर महीने 10 करोड़ कोरियन वॉन देकर उसे निजी नौकर बनाने की पेशकश करता है। किम उस पूरी तरह अनैतिक आदमी को देखता है और बिना चेतावनी जोरदार वार करता है। चेयरमैन दराज से चाकू निकालकर हमला करता है, मगर किम के अनुभव के सामने उसकी चालें बच्चों जैसी लगती हैं। किम हथियार छीनकर उसे तब तक मारता है जब तक वह चलने लायक नहीं रहता। खतरे का अंतर समझते ही चेयरमैन कमरे से रेंग कर बाहर निकलता है। किम मौत की तरह चुपचाप पीछा करता है। चेयरमैन सीढ़ियों से गिर जाता है। किम आखिरी वार करने वाला होता है, तभी मिंजी उसे आवाज देती है। वह नहीं चाहती कि पिता के हाथ और खून से भरें। किम चेयरमैन को जिंदा छोड़ता है, मगर मिंजी से माफी मांगने को कहता है। जान बचाने के लिए चेयरमैन कहता है कि दोनों ही बेटियों के पिता हैं, इसलिए दया दिखाए। यही शब्द किम ने स्कूल में उसके सामने घुटने टेकते समय कहे थे। अब हालात पूरी तरह उलट चुके होते हैं। चेयरमैन जो वही बेबसी और अपमान महसूस करता है जो उसने किम को दिया था। मिंजी उसे आदेश देती है कि हियरी को पुलिस के पास लेकर जाए और अपराध स्वीकार करे। किम के जाने के बाद घायल चेयरमैन नफरत से उसकी पीठ देखता है और हर अपमान का कई गुना बदला लेने की कसम खाता है। उधर डायरेक्टर कांग और एजेंट जियोंग की नकली माइन के आसपास 4 घंटे जमे रहते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वह पूरी तरह नकली थी, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। जनरल पार्क सशस्त्र फोर्स के साथ किम के घर को घेर लेता है। सरेंडर करने से पहले किम मिंजी के लिए बड़ा खाना बनाता है। वह महंगा बर्थडे गिफ्ट निकालता है जो कभी दे नहीं पाया था और आखिरकार उसका जन्मदिन मनाता है। पहली बार वह उसे सच बताता है। वह उत्तर कोरिया का ऑपरेटिव था और उसकी माँ से वादा किया था कि कभी खतरे वाली जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। अब वह सिर्फ मिंजी का पिता बनकर जीना चाहता था, मगर अब दोनों को अलग होना होगा। शायद वे जल्दी मिले या शायद कभी नहीं। भावुक विदाई के बाद किम बाहर जाकर सेना के सामने सरेंडर कर देता है। मास्टर हान और जियोंग भी गिरफ्तार हो जाते हैं। किम जेल में होता है, जबकि चेयरमैन जो बदला लेने की तैयारी करता है, वह अपने और हियरी को बचाने के लिए वकील रखता है। वकील सलाह देता है कि हालात शांत होने तक हियरी को विदेश भेज दिया जाए। चेयरमैन 6 सुनहरी गेंदों से एक ताकतवर अधिकारी को रिश्वत देता है। अधिकारी सब स्वीकार करके पुलिस जांच अपने नियंत्रण में लेने का वादा करता है। गोल्ड टूथ अपने लिए नए सुनहरे दांत बनवा लेता है। नंबर 76 भी चुपके से छोटों से ठीक होता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। हिरासत में किम की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का आदेश मिला है और उसके शरीर में बेहोशी की दवा डाल देते हैं। होश आने पर किम किसी सामान्य दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस इमारत में नहीं होता। उसे लगता है कि चुपके से उत्तर कोरिया भेज दिया गया है। वह अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा होता है जहां टॉर्चर के औजार रखे हैं। एक ठंडी आवाज कहती है कि वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। इंट्रोगेटर उसे लगातार यातना देते हैं। बिजली के झटके, गर्म धातु और कई दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वह दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस की जानकारी बताए। किम एक शब्द नहीं बोलता। मुख्य इंट्रोगेटर गुस्से में उसके बाल पकड़कर कहता है कि देश की सेवा करके गद्दार का दाग मिटाने का यह आखिरी मौका है। किम चुप रहता है तो वह आदमी अपनी शर्ट उतारता है, इलेक्ट्रिक हथियार उठाता है और धमकी देता है कि यही सब मिंजी के साथ करेगा। बेटी का नाम सुनते ही किम बदल जाता है। इंट्रोगेटर पास आता है तो किम अचानक उस पर झपटता है और गर्दन में इतनी जोर से काटता है कि वह गिर जाता है। किम बंधन तोड़कर दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर जनरल पार्क और डायरेक्टर कांग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। किम को उत्तर कोरिया भेजा ही नहीं गया था। पूरा टॉर्चर रूम एक टेस्ट था जिससे पता लगाया जा सके कि वह दर्द में दक्षिण कोरिया को धोखा देगा या नहीं। लगभग मौत तक यातना सहने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया था। जनरल पार्क कहता है कि वह टेस्ट पास कर चुका है। वे किम को नया मिशन देते हैं। इसे पूरा करने पर उसे आजादी और नई पहचान मिलेगी जिससे वह खुलेआम मिंजी के साथ रह सकेगा। किम काम पूछता है। उत्तर कोरिया का एक वरिष्ठ अधिकारी अपनी सरकार से गद्दारी करके दक्षिण कोरिया में राजनीतिक शरण मांग रहा था, मगर उसी
समय दोनों देशों के बीच संवेदनशील हाई लेवल बातचीत होने वाली थी। उत्तर कोरिया को पता चल गया कि दक्षिण ने उसे छिपाया है तो संबंध टूट सकते थे। किम को उस अधिकारी की रक्षा करनी थी जब तक बातचीत खत्म न हो जाए और उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल वापस न चला जाए। डायरेक्टर कांग वादा करता है कि एजेंसी मिंजी को सुरक्षित रखेगी। वह किम पर भरोसा न करने के बावजूद दावा करता है कि किसी भी दक्षिण कोरियाई नागरिक के लिए जान दे सकता है। किम एक शर्त पर काम स्वीकार करता है। मास्टर हान और जियोंग को तुरंत छोड़ना होगा। अपनी अलग अलग सेल में मास्टर हान और जियोंग को ट्रांसफर की खबर दी जाती है। अधिकारी छोटे छेद से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाते हैं। दोनों बूढ़े आदमी तंग कमरे में उछल उछल कर बचने की कोशिश करते हैं, मगर डार्ट आते रहते हैं और आखिरकार दोनों गिर जाते हैं। होश आने पर मास्टर हान और जियोंग एक दूर दराज जंगल में एक दूसरे से जंजीर से बंधे होते हैं। चाबी जानबूझकर कुछ दूरी पर रखी गई थी। मास्टर हान समझ जाता है कि डायरेक्टर कांग ने बदला लिया है। वह मुश्किल से जमीन पर लुढ़क कर चाबी तक पहुंचता है, दोनों को आजाद करता है और पास की दुकान ढूंढता है। वहां पता चलता है कि उन्हें राजधानी से बहुत दूर छोड़ दिया गया है। उत्तर और दक्षिण की बातचीत उसी होटल में होने वाली थी जिसका मालिक चेयरमैन जो था। डिप्टी मिनिस्टर और चेयरमैन दोनों किम से अपमानित हो चुके थे और बदला चाहते थे। डिप्टी मिनिस्टर बताता है कि किम कभी उत्तर कोरिया का एलीट ऑपरेटिव था और इस समय एक बड़े दलब दल्लू की रक्षा कर रहा है। चेयरमैन समझ जाता है कि किम को खत्म करने का सही मौका मिल गया है। किम पोर्ट पर उस उत्तर कोरियाई अधिकारी को लेने पहुंचता है। चेहरा देखते ही जम जाता है। वह डायरेक्टर ली था, उसका पुराना कमांडर और असली नंबर 66 की मौत का जिम्मेदार आदमी। उत्तर कोरियाई अधिकारियों को हाल ही में पता चला था कि 20 साल पहले वाला मिशन अपने ही संगठन के किसी आदमी की वजह से लीक हुआ था। गद्दार डायरेक्टर ली था, उसने अपने एजेंटों की बलि दी ताकि सीनियर का करियर नष्ट हो और वह नेतृत्व हासिल कर सके। जब अधिकारी उसे गिरफ्तार करने आए तो उसने हमला करके भागने के बाद दक्षिण कोरिया से सुरक्षा मांग ली। डायरेक्टर ली किम की प्रतिक्रिया समझता है। वह याद दिलाता है कि दक्षिण कोरिया ने उसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके पास उत्तर कोरिया की मिसाइल व्यवस्था से जुड़ी जानकारी है। किम अपना गुस्सा दबाकर उसे सुरक्षित घर ले जाता है। नहाते समय डायरेक्टर ली की कमर पर बड़ा घाव दिखता है। उत्तर कोरिया से निकलने से पहले उसने शरीर चीरकर मिसाइल जानकारी वाली मेमोरी कार्ड अंदर छिपाई थी। उसे पता है कि किम उसे मारना चाहता है, इसीलिए लगातार उकसाता है। वह कहता है कि उसने अपनी इच्छा से देश छोड़ा, जबकि किम पकड़ा गया और फिर दक्षिण कोरिया से स्वीकार करने की भीख मांगी। किम जवाब नहीं देता और टीवी पर बातचीत की खबर देखता रहता है। उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल चेयरमैन जो कि होटल पहुंचता है। कमांडर री को पता चलता है कि डायरेक्टर ली दक्षिण कोरिया में है और शायद सरकार के नियंत्रण में आ चुका है। चेयरमैन उसे रोककर पूछता है कि क्या वह डायरेक्टर ली को खोज रहा है, फिर बताता है कि उस गद्दार की रक्षा नंबर 66 कर रहा है। कमांडर री तुरंत उसे निजी कमरे में बुलाता है। चेयरमैन 3 सोने की ईंटें देता है और एक मदद मांगता है। सुरक्षित घर में किम, सांग और एजेंट चोई कुछ अनजान गाड़ियों को क्षेत्र में प्रवेश करते देखते हैं। वे तुरंत निकासी योजना शुरू करते हैं। काले कपड़ों में लोग घर में घुसते हैं मगर अंदर कोई नहीं मिलता। हाल के निशान देखकर वे समझ जाते हैं कि निशाना अभी निकला है और पीछा शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूरी पर किम डायरेक्टर ली को कार में बैठाता दिखाई देता है। हमलावर उनके पीछे जाते हैं मगर यह जाल होता है। असली डायरेक्टर ली अभी भी सुरक्षित घर की अलमारी में छिपा था। भागती गाड़ी में सांग ने उसका भेष बनाया था। पीछा छुड़ाने के बाद वह किम को कॉल करके हमला रिपोर्ट करने और नई लोकेशन मांगने की तैयारी करती है। किम उसे रोकता है। दुश्मन बहुत जल्दी पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि इंटेलिजेंस के अंदर कोई मुखबिर है। वह आदेश देता है कि अब से अपनी लोकेशन किसी को न बताए। एजेंट चोई पूछता है कि किम ने क्या कहा, मगर सांग अब सब पर शक करने लगी थी और कहती है कि कुछ जरूरी नहीं था। हमलावर कमांडर री को नाकामी बताते हैं। नागरिक इलाके में खुलेआम पीछा नहीं किया जा सकता था। कमांडर तुरंत डायरेक्टर ली ढूंढने का आदेश देता है। चेयरमैन कहता है कि मिलने के बाद भी आम लोगों के बीच हमला मुश्किल होगा, इसीलिए राजनीतिक स्थिति बड़ी करनी होगी। चेयरमैन की सलाह पर कमांडर री आधिकारिक चैनल से मामला उठाता है। दक्षिण कोरियाई बातचीत प्रमुख जनरल पार्क से संपर्क करता है और डायरेक्टर कांग को किम ढूंढने का आदेश मिलता है। किम डायरेक्टर ली को मास्टर हान के ताइक्वांडो स्कूल ले गया होता है। मास्टर हान और जियोंग को देखकर ली राहत महसूस करता है। उसे यकीन होता है कि ये तीनों मिलकर पूरी उत्तर कोरियाई फोर्स संभाल सकते। हैन जियोंग बताता है कि जनरल पार्क ने उन्हें मिशन में मदद के लिए बुलाया था, मगर मास्टर हान ने मना कर दिया। किम कहता है कि मना करना सही था। वह अंधेरा होने के बाद डायरेक्टर ली को दूसरी जगह ले जाएगा और दोस्तों को फिर खतरे में नहीं डालना चाहता। खाना ऑर्डर करने से पहले डायरेक्टर कांग बड़ी टैक्टिकल टीम के साथ स्कूल घेर लेता है। वह घोषणा करता है कि डायरेक्टर ली को उत्तर कोरिया वापस किया जाएगा। किम वजह पूछता है। डायरेक्टर दावा करता है कि उसे खतरनाक कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। वह शुरुआत से ली को बचाने के खिलाफ था और किम के साथ सरकार के व्यवहार से भी सहमत नहीं था। इसके बाद वह इंटेलिजेंस मुख्यालय में मौजूद मिंजी की तस्वीर दिखाकर याद दिलाता है कि बेटी की सुरक्षा किसके नियंत्रण में है। एजेंट किम का हथियार ले लेते हैं। इसके पीछे चेयरमैन जो कि राजनीतिक योजना होती है। बातचीत शुरू होने से पहले कमांडर री ने दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को सबूत दिखा दिया था कि डायरेक्टर ली देश के अंदर है और नंबर 66 उसकी रक्षा कर रहा है। उसने धमकी दी कि दोनों लोग न मिले तो बातचीत खत्म कर दी जाएगी और बड़ा कूटनीतिक संकट पैदा होगा। दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों ने जनरल पार्क को आदेश मानने के लिए कहा। जनरल पार्क की अपनी सोच थी। किम और डायरेक्टर ली को सौंप देने से राजनीतिक समस्या खत्म हो जाएगी। उसे यह भी भरोसा था कि मिंजी के लिए किम किसी तरह बच निकलेगा। उसके बाद उसकी हर कार्रवाई को पूर्व उत्तर कोरियाई एजेंट का निजी कदम बताया जा सकता था। डायरेक्टर कांग मास्टर हान के स्कूल से दोनों को गिरफ्तार
फायर करके उत्तर कोरियाई एजेंटों को सौंप देता है। वे तुरंत डायरेक्टर ली को गोली मारते हैं और किम को चेयरमैन जो के हवाले कर देते हैं। बार बार अपमान सहने के बाद चेयरमैन को लगता है कि आखिरकार जीत गया। वह पिस्तौल से किम के सिर पर वार करता है। वह वहीं गोली मार सकता था, मगर मौत को आसान सजा मानता है। वह किम को ऐसी जगह ले जाने का आदेश देता है जहां धीरे धीरे टॉर्चर कर सके। जैसे ही एक आदमी किम को पकड़ता है, किम उसका हथियार छीन लेता है। उसी समय जियोंग पहुंचकर गार्डों को हराने में मदद करता है। चेयरमैन हालात बदलते देखकर कार से भागने की कोशिश करता है, मगर मास्टर हान उसे पकड़ लेता है। तीनों दोस्त फिर साथ खड़े होते हैं। किम मानता है कि डायरेक्टर ली सच में नहीं मरा हो सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया को उससे जानकारी चाहिए। वह चेयरमैन से पूछता है कि ली को कहां ले गए। चेयरमैन सौदा देता है, जान बख्शी गई तो वह डायरेक्टर ली की लोकेशन दिलवा देगा। वे उसे सांग और एजेंट चोई के पास ले जाते हैं, जो ड्रोन से होटल की निगरानी कर रहे थे। सांग बताती है कि एक उत्तर कोरियाई एजेंट एक बहुत बड़ा बैग होटल के स्वीट में ले गया था। संभव है कि ली अंदर हो। दक्षिण कोरियाई एजेंट होटल के कुछ हिस्सों पर नजर रख रहे थे और किचन या लॉन्ड्री जैसी कर्मचारी जगहों में जा सकते थे, मगर उत्तर कोरियाई टीम उनकी हर गतिविधि देख रही थी। कमांडर री 5वीं मंजिल पर था और उत्तर कोरियाई सर्विलांस रूम 4थी मंजिल पर था। इतनी सुरक्षा के बीच डायरेक्टर ली को निकालना लगभग असंभव लगता है। किम चेयरमैन को चेतावनी देता है कि ली बचा, तभी वह जिंदा रहेगा और गुप्त प्रवेश पूछता है। चेयरमैन बताता है कि एक सीक्रेट इमरजेंसी रास्ता सीधे उसके निजी ऑफिस तक जाता है। वहाँ कैमरे नहीं है और उसका एक्सेस कार्ड दरवाजा खोल सकता है। किम तुरंत योजना बनाता है। उत्तर कोरियाई टीम ने होटल के पुराने कैमरे बंद करके 4थी मंजिल के सर्विलांस रूम से अपना सिस्टम चला रखा था। सबसे पहले उस कमरे पर कब्जा करना जरूरी था। किम डायरेक्टर ली को बचाएगा। मास्टर हान और जियोंग एजेंटों को दूसरी तरफ खींचकर रास्ता बनाएंगे। एजेंट चोई लॉन्ड्री कर्मचारी बनकर ली को कार्ट में छिपाएगा और लोडिंग एरिया से बाहर निकालेगा। लॉन्ड्री वाहन के निकलने में सिर्फ 10 मिनट थे, इसलिए पूरा ऑपरेशन उसी समय में पूरा होना जरूरी था। उधर बड़ा बैग कमांडर री के सामने खोला जाता है। डायरेक्टर ली जिंदा और सुरक्षित होता है। गोली चलाने से पहले उसके कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाई गई थी। उसका वीडियो सिर्फ अपनी सरकार को धोखा देने के लिए बनाया गया था। किम की टीम चेयरमैन के सीक्रेट रास्ते से होटल के निजी ऑफिस तक पहुंचती है। बिल्डिंग प्लान मिलने के बाद वह सबकी भूमिका तय करता है। चेयरमैन चुपके से फोन देखता है और आए हुए संदेश पर मुस्कुराता है। मिशन शुरू करने से पहले उसे बांध दिया जाता है और 2 होटल कर्मचारियों को काबू किया जाता है, जियोंग और सांग सर्विस। यूनिफॉर्म पहनकर खाने की ट्रॉली सर्विलांस रूम की तरफ ले जाते हैं। मास्टर हान ट्रॉली के अंदर छिपा होता है। एजेंट चोई लॉन्ड्री वाहन को बाहर तैयार रखता है। 10 मिनट की गिनती शुरू होती है। सांग दरवाजे की घंटी बजाकर खाना पहुंचाने की बात कहती है। दरवाजा खुलते ही वह और जियोंग हमला कर देते हैं। मास्टर हान ट्रॉली से बाहर आता है और तीनों सारे एजेंटों को हरा देते हैं। कैमरा सिस्टम से वे डायरेक्टर ली वाला कमरा ढूंढकर किम को जानकारी भेजते हैं। किम छत से रस्सी के सहारे उतरता है और कमरे की बालकनी पर पहुंचता है। अंदर कमांडर री बाकी लोगों को बाहर भेजकर डायरेक्टर ली से अकेले बात कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे मिसाइल जानकारी से कोई मतलब नहीं। उसे पता था कि ली ने सरकार के $8 मिलियन के राजनीतिक फंड को कैसीनो चिप्स में बदलकर एक निजी वॉल्ट में रखा था। वह वॉल्ट का पासवर्ड कार्ड चाहता था। कमांडर री सौदा देता है कि कार्ड मिलने पर वह चुपके से ली की रक्षा करके तीसरे देश पहुंचा देगा। डायरेक्टर ली हंसता है। उसे पहले ही अंदाजा था कि कोई पैसे के पीछे आएगा, इसलिए कार्ड दक्षिण कोरिया आने से पहले ही छिपा दिया था। तभी किम अंदर आता है, कमांडर री को बेहोश करता है और डायरेक्टर ली को लेकर निकल जाता है। अब केवल 5 मिनट बचे होते हैं। उत्तर कोरियाई एजेंटों को भटकाने के लिए जियोंग और मास्टर हान जानबूझकर गलियारे में चलते हैं और आपस में बहस करते हैं कि कौन कितने लोगों को मारेगा। सांग सर्विलांस रूम में रहकर किम से लॉन्ड्री एरिया तक सुरक्षित रास्ता ढूंढती है। तभी उत्तर कोरियाई कमांडर कमरे में कॉल करता है। कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे गड़बड़ी का पता चलता है। सांग किम को चेतावनी देती है। किम उसे तुरंत निकलने को कहता है और अपना रास्ता खुद ढूंढने का फैसला करता है। उत्तर कोरियाई एजेंट कमरे तक पहुंचने से पहले सांग लिफ्ट में घुस जाती है। कमांडर खराब कैमरा फीड देखकर सिस्टम ठीक करने का आदेश देता है और सिग्नल जैमर चालू कर देता है। तेज इलेक्ट्रिक शोर सबके ईयरपीस में भर जाता है। किम और उसके दोस्तों का संपर्क टूट जाता है और उन्हें मूल योजना के भरोसे आगे बढ़ना पड़ता है। इस दौरान चेयरमैन अपने ऑफिस में रस्सी खोलने की कोशिश करता है। शरीर हिलाकर वह जेब से लाइटर गिराता है और जलती लौ से रस्सी काटता है, भले ही उसके हाथ जलते रहते हैं। किम इस बात से अनजान होकर डायरेक्टर ली को होटल से निकालता रहता है। रास्ते में वह लगभग अदृश्य स्टील वायर बिछाता है, जिनमें पीछा करने वाले एजेंट फंसते जाते हैं। जियोंग और मास्टर हान भी एक के बाद एक समूह हराते हैं। जियोंग जानबूझकर उत्तर कोरियाई एजेंटों से भरी लिफ्ट में घुस जाता है, क्योंकि तंग जगह में सबको जल्दी हराया जा सकता था। अचानक पूरे होटल की बिजली बंद हो जाती है। उत्तर कोरियाई कमांडर ने कैमरे चालू होने के बाद अपनी टीम को हर जगह हारते देखा और किम के लोगों को अंधेरे में फंसाने के लिए पावर कट कर दी। होश में आने के बाद कमांडर री अपमान से बौखला जाता है और सबको सक्रिय होने का आदेश देता है। अब नया आदेश होता है कि किम और डायरेक्टर ली दोनों को किसी भी कीमत पर मार दिया जाए। किम आखिरकार डायरेक्टर ली को लॉन्ड्री एरिया तक ले आता है, मगर 10 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। एजेंट चोई जितना रुक सकता था रुक चुका था। होटल सिक्योरिटी को शक होने लगा, इसलिए उसे अपना कवर बचाने के लिए निकलना पड़ा। अब उत्तर कोरियाई एजेंट किम और ली पर गोली चलाने लगते हैं। उनके पास न संपर्क बचा था और न वाहन। जियोंग अभी भी लिफ्ट में लड़ रहा होता है। मास्टर हान का सामना इमारत के सबसे ताकतवर आदमी से होता है। उत्तर कोरियाई कमांडर उसी ओलंपिक प्रतियोगिता में पहलवान था जिसमें मास्टर हान ने हिस्सा लिया था। उसे पता था कि हान
हान की सबसे बड़ी ताकत उसकी किक है, इसलिए वह उसे एक तंग डिशवॉशिंग रूम में फंसा देता है जहाँ पैर चलाने की जगह नहीं होती। वह बार बार मास्टर हान के मजबूत पैर पर वार करता है जब तक वह लगभग बेकार नहीं हो जाता। दर्द सहते हुए मास्टर हान आसपास की प्लेटें उठाकर पहलवान के सिर पर तोड़ता है और आखिरकार उसे हरा देता है। मास्टर हान और जियोंग चेयरमैन के ऑफिस लौटते हैं, मगर वह रस्सी से निकल चुका होता है। हमला करने से पहले चेयरमैन एक वीडियो दिखाता है जिसमें जियोंग की बेटी और मास्टर हान का बेटा बंधक बने होते हैं। जियोंग गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है, मगर चेयरमैन बच्चों की जान की धमकी देकर दोनों को काबू कर लेता है। उसी समय सांग, किम और डायरेक्टर ली तक पहुंच जाती है। तीनों हमलावरों से लड़ते हुए होटल की एक गाड़ी में निकलते हैं। रास्ते में नंबर 76 सामने आकर डायरेक्टर ली पर बंदूक तान देता है। वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। किम उसका दर्द समझता है, मगर ली के सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि इस दुश्मन की रक्षा करना जरूरी है क्योंकि मिशन पूरा होने पर ही मिंजी सुरक्षित रहेगी। वह नंबर 76 से अभी ली को छोड़ने और बाद में मौका मिलने का वादा करता है। नंबर 76 किम पर भरोसा करके हथियार नीचे कर देता है। वे एजेंट चोई की लॉन्ड्री गाड़ी में बैठकर होटल से बाहर निकलते हैं। सिक्योरिटी से गुजरते समय एजेंट चोई मासूमियत से पूछता है कि गोलियों की आवाज क्यों आ रही थी और सब सुरक्षित है या नहीं। गार्ड कहते हैं कि कोई खतरा नहीं और उसे निकलने देते हैं। किम डायरेक्टर ली को अस्पताल ले जाने की तैयारी करता है। तभी मास्टर हान का फोन आता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे माफ कर दे। किम तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है। वह डायरेक्टर ली को सांग और एजेंट चोई के पास छोड़कर अकेला चेयरमैन जो कि प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। वहाँ 2 बच्चे रस्सी से बंधे होते हैं और धातु की जाली से घिरे फाइटिंग एरिया में मास्टर हान और जियोंग खड़े होते हैं। चेयरमैन आदेश देता है कि वे किम को मारें वरना बच्चों की जान चली जाएगी। वे अपने बच्चों और भाई जैसे दोस्त के बीच चुनाव नहीं कर पाते। चेयरमैन बच्चों की दिशा में गोली चलाता है। गोली खाली होती है, मगर आवाज से सब डर जाते हैं। वह कहता है कि अगली गोली असली होगी। किम दोस्तों को अपने झमेले में लाने के लिए माफी मांगता है। बच्चों को बचाने के लिए वह खुद मास्टर हान और जियोंग पर हमला करता है ताकि वे पलट कर लड़ें। दोनों मजबूरी में उसे मारते हैं। कई राउंड के बाद किम खून से लथपथ जाली के सहारे खड़ा होता है। चेयरमैन पास आकर मजाक करता है कि किम मिंजी को दोबारा देखे बिना मरेगा। उसे पता नहीं कि पूरी लड़ाई योजना का हिस्सा थी। किम ने छिपे संकेतों से दोस्तों को समझा दिया था। जब भी वे उसे मार रहे थे जानबूझकर उसी हिस्से की जाली पर गिरा रहे थे जिससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाए। चेयरमैन पास आता है तो किम अचानक उसका गला पकड़ लेता है। मास्टर हान और जियोंग कमजोर जाली पर एक साथ हमला करते हैं। पूरा हिस्सा गिरकर चेयरमैन के ऊपर आ जाता है और वह नीचे फंस जाता है। वे बच्चों को खोलकर सुनिश्चित करते हैं कि दोनों सुरक्षित हैं। किम बाकी मामला दोस्तों पर छोड़ देता है क्योंकि एक और काम बाकी था। बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्टर हान और जियोंग उन्हें जियोंग की पत्नी के कार्यस्थल ले जाते हैं जो मिलिट्री सिक्योरिटी कमांडर है। वह बच्चों को सैन्य जगह पर लाने के लिए गुस्से में पति को डांटती है और पूछती है कि वह फिर किम की परेशानी में क्यों पड़ा। दोनों कहते हैं कि किम ने उन्हें मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद दोस्त के साथ खड़े होने का फैसला किया। जियोंग की पत्नी आखिरकार बच्चों की रक्षा करने के लिए मान जाती है और दोनों निकल जाते हैं। किम डॉक्टर का भेष बनाकर अस्पताल में प्रवेश करता है। वो डायरेक्टर ली को बेहोशी की दवा देता है और व्हील चेयर पर बाहर ले जाता है। जनरल पार्क पहले ही उससे सारी मिसाइल जानकारी निकाल चुका था। बदले में ली ने मकाऊ जाने की सुरक्षा मांगी थी। जनरल पार्क ने सहमति दिखाई थी, मगर बेकार हो चुके गद्दार को बचाने का इरादा नहीं था। किम बेहोश डायरेक्टर ली को नंबर 76 के हवाले करता है और कहता है कि अब उसका भाग्य पूरी तरह उसके हाथ में है। नंबर 76 किम और मिंजी के शांत भविष्य की कामना करता है। किम उसे दोबारा याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जिंदा रहना जरूरी है। डायरेक्टर ली जब होश में आता है तो खुद को समुद्र किनारे पाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह मकाऊ पहुंच गया है, फिर उसे एहसास होता है कि कमर में छिपी मेमोरी कार्ड निकाली जा चुकी है। सामने उत्तर कोरियाई प्रचार वाले बोर्ड दिखाई देते हैं। उसे वापस उत्तर कोरिया भेज दिया गया था। सैनिक दौड़ते हैं तो घबराया ली समुद्र में उतरकर पानी के रास्ते भागने की कोशिश करता है। उत्तर और दक्षिण की बातचीत आखिरकार सफल हो जाती है। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री कमांडर री को चेतावनी देता है कि उसके लोग देश में काफी परेशानी कर चुके हैं। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए कमांडर री अपनी सरकार से घोषणा करवाता है कि डायरेक्टर ली और नंबर 66 दोनों मारे गए। अगर सच सामने आता कि सौंपे जाने के बाद दोनों निकल गए तो प्रतिनिधिमंडल अयोग्य दिखाई देता। उन्हें नहीं पता होता कि ली को ले जाने से पहले दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस उसकी जरूरी सैन्य जानकारी हासिल कर चुकी थी। किम इसके बाद अपने एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिचित से संपर्क करता है। वह चेयरमैन जो कि पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी बर्बाद करने के लिए कहता है और बदले में भविष्य का कोई भी मिशन पूरा करने का वादा करता है। जोहा ग्रुप भ्रष्टाचार, रिश्वत और गैर कानूनी कारोबार की जांच में ढह जाता है। चेयरमैन से जुड़े सारे सरकारी अधिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं। विदेश भेजी गई हियरी भी पकड़ी जाती है और मिंजी के साथ उसने जो किया उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बुरी तरह घायल और अपमानित चेयरमैन जो को रिपोर्टरों के सामने लाया जाता है। तभी पत्रकारों के बीच छिपा गोल्ड टूथ अपना भेष हटाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। आखिरी मिशन पूरा करने के बाद किम जनरल पार्क से मिलता है। जनरल कहता है कि दुनिया की नजर में नंबर 66 को मरना होगा। सरकार घोषणा करती है कि किम की बॉडी मिल गई है। कुछ समय बाद मिंजी उस स्मारक पर जाती है जहाँ उसके दोनों माता पिता के होने की बात लिखी होती है। वह वापस जाने लगती है। तभी किम हाथ फैलाकर उसकी तरफ आता है। मिंजी पूरी तरह हैरान नहीं होती क्योंकि सांग ने चुपके से बता दिया था कि किम की मौत नकली थी। फिर भी वह रो पड़ती है क्योंकि उसके दिल में सचमुच डर था कि शायद पिता को दोबारा न देख पाए। डायरेक्टर कांग की व्यवस्था से किम और मिंजी को नई पहचान मिलती है। अपने ठंडे व्यवहार के बावजूद वह मिंजी को नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में एक हेयर क्लिप देता है। एजेंट चोई किम को नया सूट देता है और कहता है कि उम्मीद है अब उसे इंटेलिजेंस बिल्डिंग के अंदर कभी नहीं देखना पड़ेगा। सांग मिंजी की दोस्त
बनकर उसे स्कूल लौटने और ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करने में मदद करती है। किम और मिंजी नए नामों के साथ नए घर में रहने चले जाते हैं। मास्टर हान और जियोंग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं, मगर शिफ्टिंग के दिन मदद करने पहुंचते हैं। जियोंग हमेशा की तरह मिलिट्री स्टाइल कपड़े पहनता है। मास्टर हान, जो आमतौर पर मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म में रहता था, इस बार शानदार सूट पहनकर आता है और जियोंग को मजाक उड़ाने का पूरा मौका मिल जाता है। घर सेट करने के बाद तीनों दोस्त शहर में घूमने जाते हैं। वे चश्मे की दुकान में घुसकर कई जोड़ी चश्मे पहनते हैं, मगर कुछ खरीदे बिना बाहर आ जाते हैं। सड़क पर चलते हुए मजाक करते हैं कि वे फिर से सिर्फ चश्मा पहनने वाले साधारण अधेड़ आदमी बन गए हैं। उन्हें देखकर कोई अनजान व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि ये तीनों कितनी बार मौत से बचकर निकले हैं और साथ मिलकर क्या क्या सह चुके हैं। सिर्फ वे जानते हैं कि शांति से जीना, साधारण दिखाई देना और बिना डर के अधेड़ आदमी बनकर घूमना कितना मुश्किल और कीमती होता है। इसी के साथ किम और मिंजी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, मगर कुछ समय बाद किम को एक और गुप्त मिशन मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसका खतरनाक सफर शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपके हिसाब से इस कहानी का दूसरा सीजन आना चाहिए या नहीं? जाने से पहले कमेंट में 2 बातें जरूर बताइए। पहली, अगर इस ड्रामा का सीजन 2 आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसकी पूरी कहानी भी इसी तरह आपके लिए लेकर आएं? और दूसरी, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही एक्शन, थ्रिलर और इमोशनल कहानियां आपसे मिस न हो। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि अगली कहानी बहुत जल्द आने वाली है। अब हमारी मुलाकात अगली मूवी की कहानी में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। गुड बाय।